हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा। अपन जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए ये वाला जो पार्ट था हमने पहले भी देखा था पिछले वाले लेक्चर में। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप इसको पहले पढ़ के आएंगे तो आपको उसको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले आते हैं हम पार्ट 5 पे। पार्ट 5 जो हमको बता रहा है, पार्ट 5 हमको बता रहा है संघ के बारे में, यूनियन के बारे में। यूनियन के बारे में प्रोविजंस हमको कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? हमको यूनियन के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं 52 से लेके 150 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह के यूनियन भी बोल सकते हैं। यूनियन प्रोविजंस, यूनियन के प्रोविजंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोविजन आता है वो आता है हमें कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये हमको प्रोविजंस दे रखे हैं 52 से लेके 78 तक। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के प्रोविजंस। ये आते हैं हमारे विधायिका के प्रोविजंस, आर्टिकल 79 से लेके 123 तक। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी के जो प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं हमारे 124 से लेके 147 तक। फिर आता है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, ये इसके प्रोविजंस आते हैं 148 से लेके 158 तक, 151 तक। जब हम एग्जीक्यूटिव के पोर्शंस को देखना शुरू करते हैं, पार्ट को देखना, आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं, तो ये हमको बताते हैं कि जो आर्टिकल 52 है वहां से लेके 78 तक हमारे इसके प्रोविजंस आते हैं कार्यपालिका के, एग्जीक्यूटिव के। तो एग्जीक्यूटिव में जब हम इसका प्रोविजंस को देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है, सॉरी आर्टिकल आता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमें क्या बता रहा है? भारत का राष्ट्रपति, क्या बता रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति जो होगा ना वो भारत का राज्य प्रमुख होगा, और ये क्या होगा? भारत का एक प्रथम नागरिक होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 हमको क्या बोल रहा है? आर्टिकल 53 हमको बोल रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार कर सकेगा। कौन कौन मिलकर कर सकेगा? या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आर्टिकल 52 हमको बोल रहा है भारत का राष्ट्रपति, और आर्टिकल 53 हमको बोल रहा है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वो या तो स्वयं इसका उपयोग करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा इसका उपयोग करेगा। फिर आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 हमको बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 54? इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो आर्टिकल 54 में दे रखा है। तो जो आर्टिकल 54 है ये हमको बताता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होगा। ठीक है ना? फिर ये जो निर्वाचन होगा इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी जो नीति होती है वो हमको दे रखी है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 हमको क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कैसे बता रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति अथवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ठीक है ना? कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। और जो ऐसा निर्वाचन होता है ना उसमें जो मतदान रखा जाता है वो गुप्त रूप से रखा जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 52 बोल रहा था राष्ट्रपति, फिर 53 में हमको बताया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर 54 हमें बता रहा है इसका इलेक्शन, और 55 में हमें बता रहा है इसके इलेक्शन की रीति, इसके इलेक्शन का मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाते हैं आर्टिकल 56 पर। आर्टिकल 56 हमको बता रहा है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि या फिर इसका कार्यकाल, किसकी पदावधि क्या होगी और इसका कार्यकाल कहां से कहां तक होगा। ये हमको कौन सा सेक्शन बता रहा है और कौन सा आर्टिकल बता रहा है? ये हमको बता रहा है आर्टिकल 56।
आर्टिकल 56 कहता है कि ये जो राष्ट्रपति होगा वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष के उपरांत भी पद पद पर बना रहेगा और उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकेगा। तो क्या बोल रहा है 56 कह रहा है राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल 5 वर्ष तक पद धारण करेगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसको देगा त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को देगा। कैसे देगा? लिखित रूप में देगा और लिखित रूप में देके अपना पद त्याग कर सकता है, ठीक है ना। और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग भी उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण रहेगा, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, है ना। और उसके बाद क्या होगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा के अध्यक्ष को बताएगा कि भाई राष्ट्रपति जी ने पद को त्याग दिया है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पदावधि यानी कार्यकाल। पदावधि कार्यकाल इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 57 की तरफ। आर्टिकल जो 57 है ये बोलता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो क्या होगा? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या ऐसा कोई पद धारण कर चुका है ना, तो वो क्या करेगा? इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब राष्ट्रपति होता है वो ऐसे नहीं होगा कि भाई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो भाई दोबारा बन ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उसको 57 में पुनर्निर्वाचन की री इलेक्शन की पात्रता दे रखी है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आर्टिकल 58 पर। आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 हमको बता रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्या होगा? जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। वो फिर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन रखता हो, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उसने लाभ का पद धारण ना किया हो, ठीक है ना। तो ये हमारी क्वालिफिकेशंस हो गई 58 के अंतर्गत, अर्हताएं हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति के पद की शर्तों को देखते हैं। राष्ट्रपति की पद की शर्तें आर्टिकल 59 में दे रखी हैं और आर्टिकल 59 हमको बोलता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और यदि वह ऐसा कोई सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे उस सदन की सदस्यता को त्यागना होगा और वह कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। उसे बिना किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये हमको दे रखे हैं आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 59 में हमको बोल रखा है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अब आता है हमारा आर्टिकल 60 किससे रिलेटेड है? 60 यानी शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 60 हमको बोल रहा है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। किसकी शपथ लेगा? ईश्वर की शपथ लेगा। या किस चीज की ले सकता है? सत्यनिष्ठा की शपथ ले सकता है।
तो अगर हम आर्टिकल 60 को देखते हैं, अगर पॉइंट वाइज देखते हैं इसको, तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ लेगा, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल करने की, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर तत्पर रहने की, और किसके सामने करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, इसके द्वारा क्या दी जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है ना। तो आर्टिकल 60 हमको क्या बोल रहा था, शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। अब आते हैं हमारे आर्टिकल 61 के बारे में। 61 आर्टिकल जो क्या बताता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा भी सकते हैं। तो जो आर्टिकल 61 है वो हमें बता रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम इसके एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो उसका एक्ट बोलता है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए किस चीज के लिए लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का अतिक्रमण होने पर। तब क्या करेगा, कोई भी संसद का सदस्य आरोप लगाएगा, और ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना यानी प्रस्ताव किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निविष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के बाद प्रस्तावित किया गया हो। मतलब कि अगर महाभियोग चलाना है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है, तो क्या करना होगा, 14 दिन की लिखित सूचना, मतलब 14 दिन से पहले उसको लिखित सूचना देना आवश्यक होगा कि भैया आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है संविधान का अतिक्रमण होने पर, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने, एक चौथाई सदस्य, 1/4 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय यानी इंटेंशन प्रकट करेंगे। और फिर क्या होगा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने, 2/3 बहुमत, जो 2/3 बहुमत होगा ना, द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। और जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा और करवाएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। यदि ऐसे अन्वेषण के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो लगाया गया आरोप है वो सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्य, 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा पारित कर देते हैं, और ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित करने की तारीख से लेके राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा। ठीक है। तो अगर हम ब्रीफ में इसको देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चला जा सकता है। और सर, संविधान का उल्लंघन वर्ड है, इसको हमारे संविधान में कहीं परिभाषित तो नहीं किया गया है ना, पर ऐसा माना जाता है कि संविधान का उल्लंघन होगा तो राष्ट्रपति को क्या करेगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का एक आधार उत्पन्न होगा। और जो महाभियोग होता है वो एक क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसे होगा, सर्वप्रथम क्या करेगा, संसद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा, और इन आरोपों पर जिस पर सदन के आरोप लगाए गए हैं उस सदन के 1/4 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हों, 1/4 सदस्यों के द्वारा इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए, और 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। आरोप लगाने वाले सदन से 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्तावित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है और आरोपों की जांच की जाती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने और अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है, मतलब राष्ट्रपति इसमें उपस्थित होगा और उसको अपना बचाव करने का, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। और यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है, मतलब उसको लगता है कि जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो वो क्या करेगा, 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देगा। और जो जिस दिन से प्रस्ताव पारित होगा उस तारीख से हमारे राष्ट्रपति जी अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सदन क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति जी जो होंगे उनको क्या रिक्तता होगी, मतलब उनका पद जो होगा वो किस आधार पर रिक्त हो सकता है, उनका पद रिक्त हो सकता है
या तो उनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या उनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या वे क्या हो, निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो। तो इन आधार पर जो हमारे राष्ट्रपति जी है उनका पद रिक्त हो जाएगा। अब जो आता है आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 हमको बोल रहा है राष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरना। वे राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो गया तो उसको किस आधार पर भरा जाएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश निर्वाचन नहीं हो पाता है तो जो वर्तमान का राष्ट्रपति होगा वो तब तक अपना पद धारण करके रखेगा जब तक कि उसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। और यदि त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले जो राष्ट्रपति जी होंगे उनका निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना आवश्यक है। अगर हम राष्ट्रपति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो ये होगा कि पद की रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक, मतलब राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो गया और उनका पद जब तक रिक्त है, जब तक कोई नया उत्तराधिकारी उनका पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो तब तक जो उपराष्ट्रपति होंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। साथ ही यदि किसी बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से जो वर्तमान में राष्ट्रपति है अपने पद पर कार्य करने के यदि असमर्थ हो गए हो, तो जब तक वो अपनी, मतलब किसी बीमारी या किसी भी अन्य अवस्था के कारण अगर राष्ट्रपति पद पर दोबारा नहीं आ पाते हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक उपराष्ट्रपति जी उनके कार्यों का भार वहन करेंगे। और उपराष्ट्रपति का भी रिक्त हो गया पद तो क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि उसका भी पद रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो प्रेसिडेंट, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे आगे चीफ जस्टिस, और अगर ये भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे? कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है ना? और कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होती है तथा वे संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेना आवश्यक है। जब उसके कार्यों का भार वहन करेगा ना, तो क्या होगा? कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा ना, वो भी शपथ अवश्य लेगा, शपथ लेनी पड़ेगी उसको। ठीक है ना? फिर आर्टिकल जो 72 आता है, 62 के बाद हम 72 पे गए क्योंकि जो राष्ट्रपति है उनको क्षमादान की शक्ति दे रखी है। क्षमादान की शक्ति कहाँ पे दे रखी है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 बोलता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 72 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की, या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। मतलब इसको राष्ट्रपति जी है, इनको क्षमा आदि की शक्ति दी गई है। मृत्यु दंडादेश को लघुकृत करके किसी अन्य दंड में, जैसे आजीवन कारावास में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर आती है हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके कर्तव्य। तो कौन कौन सी शक्तियां दे रखी है राष्ट्रपति को? कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, और क्या है? आपातकाल। तो ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये रिपीट हो गया, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है ना? ये वाला प्रोविजन हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये रिपीट में आ गया है, कोई ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां क्या होती है? भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री से कार्य संचालन के नियम, कार्य करने के संबंध में नियम बना सकता है, और प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों व विधायी प्रस्तावों के संबंध में जानकारी मांग सकता है।
जानकारी की मांग कर सकता है। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति हमारी राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्या कर सकता है, कार्य करने के संबंध में किस तरीके से कार्य किया जाएगा इस संबंध में नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री से केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी को मंगा सकता है। और क्या कर सकता है कि अगर इसने कोई प्रशासक नियुक्त किए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन स्वयं संभालता है। अगर इसने कोई स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी क्या करता है, स्वयं संभालता है। और ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। एसटी एससी ओबीसी आयोग की नियुक्ति कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और प्रमुख नियुक्तियां भी करता है। प्रमुख नियुक्तियां भी इसके द्वारा की जा सकती हैं। प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्य, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण अधिकारी आदि। इन सबको ये क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। फिर आती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति क्या होता है, स्वयं विधायिका का भाग होता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है और सदनों की बैठकों को बुलाता है और उनको स्थगित कर सकता है। और संयुक्त बैठक होने पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर क्या करता है, मतलब दोनों सदनों में यदि गतिरोध हो जाता है तो वो संयुक्त बैठक को बुलाता है आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। या राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये हमको बात कहाँ लिख रखी है, आर्टिकल 80 में लिख रखी है। किसी भी अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। और कुछ विधेयक क्या होते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जा सकते हैं, है ना। और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य विधायिका के लिए विधेयक को स्वीकृति देता है, सुरक्षित रहता है और पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश देता है। संसद के सत्रावसन के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी कर सकता है, सत्रावसन के दौरान जारी कर सकता है। और जो सीएजी, यूपीएससी, एसटी एससी ओबीसी वगैरह आयोग होते हैं ना, इनकी रिपोर्ट को क्या करता है, संसद के समक्ष रखवाता है। तो ये हो गई हमारी, सबसे पहले हमने करी कार्यकारी शक्तियां, फिर करी हमने विधायी शक्तियां। अब आते हैं हमारी वित्तीय शक्तियों पर। तो जो वित्तीय शक्तियां हैं वो क्या है, वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की कि संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, सेंट्रल का जो बजट पेश करता है ना, वो वाली बात बता रहा है कि संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है ना। और धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। और राष्ट्रपति क्या करता है, वित्तीय आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये कितने समय में किया जाता है, 5 वर्ष में किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट व राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा जो होता है वो भी यही करवाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी वित्तीय शक्तियां। अब आते हैं हमारी न्यायिक शक्तियों पर। तो न्यायिक शक्तियों के अकॉर्डिंग क्या है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है हमको, ये बोला गया है हमको 143, इस वाले आर्टिकल में बोला गया है। फिर आता है दोषित व्यक्ति को दंडादेश, निलंबित, माफ, परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, और क्या कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है, राहत और माफी दे सकता है। यानी क्षमा, वो था ना अभी जो हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था, क्षमादान और परिहारवादी आदि की शक्तियां जो थी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग, वो दे रखा है कि वो भी इसकी न्यायिक शक्तियों के अंदर कवर होती है। ठीक है। और फिर ये क्या कर सकता है, किस किस को दे सकता है ऐसा, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति, केंद्रीय विधियों के उल्लंघन की सजा और मृत्यु दंड की सजा के संबंध में ये प्रावधान कर सकता है जो आर्टिकल 72 को कवर करते हैं। अब आती है हमारी सैन्य शक्तियां। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सेना का सर्वोच्च होता है। सेना का सर्वोच्च होने से का क्या मतलब है कि भारत की जो सेनाएं होती हैं उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। और सेनाएं कौन कौन सी हैं, थल जल और वायु सेना। तो इनके जो प्रमुख होते हैं, है ना, इनके जो सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। युद्ध एवं युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं, पर लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, उनको संसद की अनुमति आवश्यक होती है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है लेकिन संसद की अनुमति मिलने के बाद। फिर आती है हमारी कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियों के संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते भी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कूटनीतिज्ञों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। ठीक है, फिर आती है हमारी आपातकालीन शक्तियां। एक सेकेंड। आपातकालीन शक्तियों के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। कौन कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग? आर्टिकल्स 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, और 365 हमको बोलता है राष्ट्रपति के शासन, और जो आता है हमारा 360 वो कहता है वित्तीय आपात। ये तीनों किसके पास होते हैं? ये तीनों होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के पास में। तो ये हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के पास, जिसे हम कहते हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के जो प्रावधान है वो भी हमारी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 63, वो हमको बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या बता रहा है हमको? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति का पद होगा वो राष्ट्रपति के बाद देश का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, और ये कहाँ से, ये जो उपराष्ट्रपति की अवधारणा है वो हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका की तर्ज पर बना गया है ये। अमेरिका की तर्ज पर ये बना हुआ है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। फिर 64 जो बोलता है हमको, आर्टिकल 64 हमको बोलता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और इस संदर्भ में जो इसकी शक्तियां होती हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 हमको बोलता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 64 हम देखे, 65 हम देखे, 66 उपराष्ट्रपति क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 क्या बोल रहा है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर 66 के बाद आता है हमारा 67 बताता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। फिर इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 हमको बोलता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फिर इसके बाद आते हैं हम 69 पर। 69 जो बोल रहा है हमको वो बता रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 69 में हमको बताया गया उपराष्ट्रपति की शपथ, है ना। और जो 60 था हमारा, उसमें हमको बताया गया था राष्ट्रपति की शपथ। तो हमको आर्टिकल 60 और 69 को साथ में पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर जो 70 आता है वो हमको बोलता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और फिर जो 71 है वो हमको बोलता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयों के बारे में प्रावधान 71 में किया गया। और जो 72 था वो हमको क्षमा, अधिकी और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति के बारे में बता रहा था। तो हम अब उपराष्ट्रपति के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके प्रोविजंस को एक फास्ट व्यू में देखते हैं कि जो 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। फिर 65 बोलता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के कार्यवहन के लिए अगर उपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसको वही सभी शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति को होगी और उसको एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना आवश्यक होगा। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति के वापस लौटने तक पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति के पद को तब तक धारण करेगा जब तक कि कोई अन्य राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। फिर आर्टिकल 66 कहता है हमको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होगा।
और निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे और कुल मतों का 50% प्लस एक मत होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं भी आर्टिकल 66 में दे रखी है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन उसने लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो। फिर कुछ शर्तें भी दे रखी है कि वह संसद या राज्य विधायिका के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि हो तो पद ग्रहण की किसी तिथि से उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाएगा और वह लाभ का कोई भी पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 बोलता है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल एवं पदरिक्तता। तो जो उपराष्ट्रपति होगा पदावधि ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और उपराष्ट्रपति जी अपने पद की अपनी अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेते। उसका कोई जो उत्तराधिकारी होगा वो अपना पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। इसको पद से जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा के विशेषाधिकार से उसको पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, तो उसको पूर्ण बहुमत के आधार पर, जिस पर लोकसभा के साधारण बहुमत के अधीन सहमति हो, और ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व 14 दिन का नोटिस देना उसको आवश्यक है। पर जो जैसे राष्ट्रपति में तो महाभियोग की प्रक्रिया देनी है, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है 61 के अकॉर्डिंग, पर हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। पद रिक्तता के आधार पर क्या क्या आ सकते हैं? इसके आधार या तो मृत्यु के आधार पर, या कोई त्याग पत्र दे दिया हो, उसको बर्खास्त कर दिया गया हो, 5 वर्ष की जो अवधि है वो समाप्त हो गई हो, पद ग्रहण के अगर अयोग्य हो जाए, अगर उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो उसका जो पद होगा वो रिक्त हो जाएगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 बोलता है, आर्टिकल 68 हमको बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ये कौन बता रहा है हमको? ये बता रहा है आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र उसको नए चुनाव के द्वारा भरने का प्रावधान है और उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होने से पूर्व नया उपराष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा? जो पुराना उपराष्ट्रपति होगा वो अपने पद को तब तक धारण करेगा तब तक जबकि उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है ना? फिर जो आता है हमारा आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 हमको बोलता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ के संबंध में प्रावधान। 69 जो हमने 60 के संबंध में देखा था राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की, अपने पद व कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करने के लिए शपथ दिलाई जाती है। फिर जो आर्टिकल 70 आता है हमारा, आर्टिकल 70 हमको बोलता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो कि वह ठीक समझे। आर्टिकल जो 70 है वो हमको ये बोल रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन संसद के प्रावधानों के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है ना? फिर आता है हमारा आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 हमको बोलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। 71 में क्या बताए गए हैं? इससे रिलेटेड विषय बताए गए हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये हमको बता रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है तथा वह जो निर्णय देगा वो अंतिम होगा और चुनाव अवैध घोषित होने से पर इससे पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहते हैं। ठीक है? इससे पहले मतलब अगर चुनाव वैध हुआ उससे पहले उन्होंने कोई भी काम किए हैं तो वो सब वैध माने जाएंगे। ठीक है? और आर्टिकल 72 तो आया था हमारा राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किन किन अर्थों में? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में, सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंडों के संबंध में, और यदि मृत्यु दंडादेश दी गई हो तो मृत्यु दंडादेश को लघुकरण करने का भी प्रावधान दिया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है? जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकार, प्राधिकार और अधिकारों के प्रयोग करने तक राष्ट्रपति की शक्ति होगी। ठीक है, तो जो हमने अभी प्रोविजंस देखे थे 52 से लेके 73 तक, ये आते हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फिर जो आगे हमारे प्रोविजंस आते हैं वो आते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। 74 से लेके 75 तो जो आर्टिकल आते हैं वो हमें बताते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहाँ दिए गए हैं हमको? 74-75 में मंत्रिपरिषद के प्रावधान दिए गए हैं। तो 74 जो है वो हमारा बोलता है, क्या बोल रहा है 74? कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा हमारा प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात जो करता है वो कहता है हमारा 74, और बोलता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, फिर जो 75 बोलता है अन्य मंत्रियों के बारे में, मतलब मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, तो क्या बताता है इसमें? 75 में बताता है प्रधानमंत्री के बारे में प्रोविजंस। किसके बारे में बता रहा है? प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में प्रोविजंस जो बताए जाते हैं वो 75 बेसिकली प्रधानमंत्री के बारे में प्रोविजन से रिलेटेड है। तो आज जो हमने टॉपिक किया था वो किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? भारत के महान्यायवादी के बारे में जो प्रोविजंस देखेंगे हम प्राइम मिनिस्टर जी को, और जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके जो प्रोविजंस है वो हम एक साथ देखेंगे। 74-75 तो हमको ये बता रहे हैं और 76 हमको बता रहा है महान्यायवादी के बारे में। फिर इसके बाद हम संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके प्रोविजंस एक साथ देखेंगे। तो अगर आपको ये प्रोविजंस अच्छे लग रहे हो जो हमने आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का करा है, या कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज जिसमें हमने पहले कई पार्ट्स किए हैं, प्रीएम्बल किया है, फंडामेंटल राइट्स कर लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कर लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कर ली, तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसी नॉलेज है जो मतलब फास्ट रिवीजन करने में उन व्यक्तियों के लिए जो कि अपना रिवीजन फास्ट करना चाहते हैं उनकी हेल्प करेगा। व्यक्ति मतलब स्टूडेंट्स जो भी रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट, उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उन व्यक्तियों तक पहुंचाइए इनको कि जिनको अपना फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है ना? और हम आगे भी इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो हम प्रोविजंस देखेंगे वो प्रधानमंत्री जी के और भारत के महान्यायवादी के देखेंगे। तो आप इसको पढ़ के आइए और आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। तो हमसे जुड़े रहिए, डी लॉ जंक्शन के संग जुड़े रहिए, और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं जिसके लिए हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।